हर ब्लॉकचेन जो EVM compatible है, they do not talk with each other. So using link protocol, they will make these blockchains talk with each other. तो ऊपर का लेवल का जो रेजिस्टेंस है ना, उसको तोड़ के एक बार फिर से जब जाएगा तब आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गया है। पीपल आर ऑलवेज लाइक कि जैसे जैसे हार्वनिंग होता जाएगा तो वो जो फीस है जो उनको मिल रहा है पर बिटकॉइन का वैलिडेट करने या माइन करने के लिए तो कम होता जाएगा। सो बेसिकली एट अ पॉइंट जैसे आपने कहा सेम चीज होगा कि एक फीस इतना हाई हो जाएगा सो पीपल विल नॉट बी यूजिंग बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट, बट जैसे हम लोग घर पे गोल्ड रखे रहते हैं और दे विल बी होल्डिंग इट एंड इफ दे वांट टू सेल, हो सकता है वो हार्डवेयर वॉलेट के साथ ही सेल कर दे रहे हो। हेलो गाइस, सो हम लोग वापस आ चुके हैं और एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ। जैसे कि हम लोग हर वीक में एक पॉडकास्ट लाते हैं आपको, जो हम लोग हर वीक के रीसेंट न्यूज़ अपडेट्स और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं आपको। तो हाय, मेरा नाम है समंतक और हमारे साथ है शौविक और क्रिश। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से इस पर जाके फॉलो कर दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और इसके साथ ही साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं उसके साथ, और फिर हम लोग जाएंगे कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में आप कैसे ट्रेंड्स देख सकते हो, और उसके बाद कुछ और प्रोटोकॉल्स के और लेयर वंस के न्यूज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ से, जो कि है लिंक का। तो क्रिश, हम लोग शुरू करते हैं पहला न्यूज़ से, जो कि है लिंक्स। करेक्ट। तो लिंक प्रोटोकॉल और लिंक ओरेकल, उन्होंने CCIP लॉन्च किया है, क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। तो इससे वो क्या करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं कि हर ब्लॉकचेन जो EVM compatible है, they do not talk with each other. So using link protocol, they will make these blockchains talk with each other. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप Avalanche यूज़ कर रहे हो या Ethereum यूज़ कर रहे हो, you cannot interact with a protocol or DeFi project की जो कि अलग अलग blockchains पे है. So you have to use Avalanche wallet to interact with a project which is on Avalanche. You have to use a Ethereum wallet or a Polygon wallet to interact with a protocol which is on Ethereum and Polygon. तो अभी लिंक ने क्या किया है, they are launching this CCIP so that आप Avalanche wallet यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट है जो Ethereum में है, you can still interact with that project and protocol. तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन, लाइक 5 एप्लीकेशंस दे हैव मेंशन्ड। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है क्रॉस चेन कंपोजिबिलिटी। तो इससे क्या हो जाएगा कि सिंस यू आर यूजिंग क्रॉस चेन प्रोडक्ट्स, तो यू कैन इजीली यूज वन वॉलेट विच लिंक इज सपोर्टिंग और विच ब्लॉकचेन लिंक इज सपोर्टिंग टू इंटरेक्ट विद ऑल द अदर ब्लॉकचेन्स। इससे आपका डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में डिफरेंट DeFi प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी पूल जो है दैट विल बी कंसोलिडेटेड। तो इससे स्लिपेज बहुत कम हो जाएगा DeFi प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड एग्जीक्यूशन जो होता है, जो आप स्वैप करते हो, तो दैट विल बी वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। देन देयर विल बी वेरी लेस चांसेस फॉर क्रॉस चेन लिक्विडेशन। तो फॉर एग्जांपल कि आपका लिक्विडिटी है कोई DeFi प्रोजेक्ट में वेरी गुड इन लेट्स से Ethereum एंड Avalanche, बट इट्स वेरी बैड इन लेट्स से Arbitrum और Optimism. तो चांसेस ऑफ लिक्विडेशन इज़ वेरी हाई इन Arbitrum और Optimism, जिसके कारण लोग Avalanche और Ethereum को यूज़ करते हैं। बट यूजिंग दिस CCIP, इफ ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टुगेदर, द लिक्विडेशन प्राइस विल बी सेम अक्रॉस ऑल द चेन्स, क्योंकि लिक्विडिटी कंसोलिडेट हो रहा है। एंड यू कैन यूज सेम डोमेन नेम और .ENS सर्विसेज अक्रॉस ऑल दीज EVM कंपैटिबल चेन्स। बट सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इसका जो है वो है गेमिंग में। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आई एम अ वेरी एविड गेमर। तो शौविक इज़ वन ऑफ माय अर्लीस्ट गेमिंग पार्टनर्स। सो शौविक ये वाउच कर सकते हैं कि हाउ मैड आई वाज अबाउट गेमिंग। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली नीडेड, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप Xbox खेल रहे हो और आप PS में खेल रहे हो, प्ले स्टेशन में खेल रहे हो, तो यू कैन नॉट प्ले द सेम गेम in let's say Counter-Strike using Xbox and PlayStation. You cannot play Counter-Strike. So let's say you are playing with Xbox, I am playing with PlayStation. I can only play with people who are playing with PlayStation.
and Sovic can only play with people who has Xbox, unless Xbox and PlayStation makes it open source so that you can connect players together. तो क्रिप्टो में भी यही है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर यूजिंग अ गेम, लेट्स से Axie Infinity on Ethereum main chain, and you are using Axie Infinity on, let's say, Polygon, for example. So you cannot have two players play the same game with two different chain, but CCIP use करके you can do that. इससे क्या हो जाता है कि if you want to use AVAX wallet to connect with a game and I want to use Ethereum wallet to connect with a game, I can do that, and I can play with these two players can play against each other. तो सिमिलरली अगर आप कोई NFT यूज कर रहे हो कोई गेम में, जो कि समझ लीजिए आप AVAX में है और कोई मैं NFT यूज कर रहा हूँ जो कि Ethereum में है, वी कैन स्टिल यूज द NFT अक्रॉस टू डिफरेंट चेन. तो इससे गेमिंग एक्सपीरियंस जो है लोगों का काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, एंड बहुत सारे गेम्स इसका एडवांटेज उठा सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूज केस ऑफ DeFi, gaming, NFTs across different cross chains in which are EVM compatible. तो CCIP को आप ब्लॉकचेन इंटरनेट के हिसाब से सोच सकते हो कि विच इज मेकिंग डिफरेंट ब्लॉकचेन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. और एक एक ब्लॉकचेन को आप एक ईथरनेट के हिसाब से सोच सकते हो कि दिस ब्लॉकचेन इज लाइक अ place where all the applications are built. There's another blockchain which has all the applications are built. Now when they want to talk with each other, there was no previous example, but now there is some example. So this is a very, very good sign for the DeFi space, gaming, NFT, all these spaces. So Sam, how do you think, and Souvik, how do you think this is going to affect the DeFi and gaming space? I know Souvik is really liking this idea of being able to play different games using one wallet, and Sam might be having second thoughts for using one wallet for connecting with different DeFi projects. इसके थोड़े disadvantages भी है, जो कि है काफ़ी scams बढ़ जाएंगे, पर the advantages are much more, and sooner or later I think this is just going to bring a lot more people in the crypto space. एक्चुअली यहाँ पे हाँ सैम पहले बोलिए. So what I think is like पहले क्या हो रहा था कि सेम चीज, सपोज कोई एक गेम बना है, कोई एक अच्छा गेम है कोई प्रोटोकॉल पे, सो अगर मुझे को खेलना है तो मेरे को उसी का एसेट्स खरीदने हैं या उस चेन में शिफ्ट होना है. सपोज आई एम मोस्टली ऑन इथीरियम, सो अगर मेरे को सोलाना में कोई एक अच्छा गेम आया तो मैं नहीं शिफ्ट नहीं होना चाहते बहुत लोग, या सोलाना इकोसिस्टम के साथ हो सकता है मैं कस्टम नहीं हूँ पहले से, तो ये एक बैरियर क्रिएट कर रहा था. बट अभी ऐसा है कि लाइक अगर CCIP आ जाते हैं पूरा सही तरीके से, देन मतलब जो पहले होता था कि सेम गेम के क्लोन्स बन रहे हैं दूसरे ब्लॉकचेन पे, वो क्लोन्स बनना भी कहीं हद तक कम हो जाएंगे, बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, बिकॉज इफ द एसेट पूल इज देयर, लिक्विडिटी रहेगा, और अगर आप क्रॉस चेन खेल सकते हो, सो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगा सेम गेम को अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे रेप्लिकेट करने के लिए, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो भी नहीं होंगे. सेम विद DeFi प्रोटोकॉल्स, NFTs, क्योंकि NFTs में भी वही हम लोग देखें बहुत बार कि कोई एक चेन में वो सक्सेसफुल रहे तो फिर नया जो चेन्स आ रहे हैं उस पर वो रेप्लिकेट हो रहे थे चीज़ें. आई थिंक प्रोजेक्ट्स थोड़े हद तक कम हो जाएंगे DeFi में, गेमिंग में, जस्ट बिकॉज कॉपी पेस्टिंग थिंग विल नॉट वर्क नाउ. बट अदर देन दैट, शौविक आप बता सकते हो आपका क्या थॉट? एक्चुअली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी जो है ना, ये काफ़ी एक बड़ा इशू रहा है. वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी रहा है, और कोई भी आप प्रोडक्ट मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी हद तक मतलब स्मूथ हो जाएगा, महीने का पूरा खत्म हो जाएगा. और जहाँ तक सिक्योरिटी का इशू है कि बहुत सारा स्कैम्स बढ़ जाएंगे, तो सिक्योरिटी लेयर में काफ़ी मतलब उसको इम्प्रूवमेंट या फिर एनहांसमेंट करने से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा. अब देखिए, मतलब इनिशियल लेवल पे कोई भी नया सिस्टम आता है ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे मेरे हिसाब से सिक्योरिटी लेयर जो है उस पर डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा, तो फिर वो सब प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. और गेमर्स लोगों के लिए तो ये मतलब एकदम स्वर्ग जैसा है. वो लोग काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे इसको. तो गेमिंग एक्सपीरियंस मेरे को लगता है कि गेमिंग और DeFi एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और स्मूथ हो जाएगा लोगों के लिए. तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, जो कि है FTX के ऊपर. तो बेसिकली FTX debtors and creditors both is trying to file the company is trying to file a lawsuit against SBF and his cronies who actually took money knowingly, जबकि उनको पता था कि they don't have money. So for example, SBF girlfriend and the CEO of Alameda, she took
around $6 million, $22 million just a few months before FTX crashed. So she knowingly took money as bonuses. So all this money that they took, Nishat, who was the engineering for FTX and Alameda, he took money. Then the co-founder of FTX, he took money. So the company's creditors are trying to file lawsuits to claw back this money or the investment that they have done with this money. So इससे क्या होता है कि बहुत सारा कंपनीज में जो जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था, these companies, a lot of them are already in positive and giving multifold returns. Some of them are in losses. तो जो भी लॉस मेकिंग है, आई थिंक दे शुड गो फॉर दैट फर्स्ट एंड देन दे शुड गो फॉर द प्रॉफिट मेकिंग वंस, so that they can get more out of this claim. So this is a ongoing scenario and this will keep on moving forward, and हम आप लोगों को ये न्यूज़ लाते रहेंगे कि किस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है. दिस इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस एंड इट विल नीड टाइम फॉर रेजोल्यूशन, कमिंग टू अ रेजोल्यूशन. तो इसके साथ हम लोग चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ में, जो कि है मैकडी को लेके. तो मैकडोनल्ड्स ने मैकनगेट्स लैंड बनाया है सैंडबॉक्स में. तो जैसा कि ट्रेंड है, बेसिकली ऑल दीज कंज्यूमर कंपनीज are trying to come to virtual spaces and buying virtual land so that they can promote their services and products to the end customer, which is young crowd. तो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में वही ब्रांडिंग एंड आउटरीच के लिए ये किया है. Then we come to a very important news and a very special news. तो इंडोनेशिया में they have launched a clearing house and crypto BAUs. So basically what this means is कि गवर्नमेंट ने एक क्रिप्टो क्लियरिंग हाउस बना दिया है लीगली. तो all the exchanges will now become kind of broker dealers, जो कि क्लियरिंग हाउस से लिक्विडिटी लेके they are going to resell it to the end customers. तो इससे दो चीज़ गवर्नमेंट करना चाहते हैं. एक चीज़ तो है कि उन्होंने डायरेक्टली ये करके काफ़ी ईजी कर दिया है इंडोनेशियन एक्सचेंजेस के लिए फॉर डूइंग ब्रोकरेज बिजनेस एंड ऑल्सो गेटिंग द लिक्विडिटी. सेकेंड चीज़ ये है कि सिंस इंडोनेशिया हैज़ बैंड पेमेंट्स यूजिंग क्रिप्टो, सो दिस विल एक्चुअली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोड कि गवर्नमेंट को पता लगेगा कि कौन कितना वॉल्यूम ला रहा है, किस चीज़ के लिए वॉल्यूम रहा है, किस तरीके से पैसा मूव कर रहा है. सो एवरीथिंग विल बी क्लियर. सो दिस इज़ अ वेरी सेंट्रलाइज मूव. सो फॉर एग्जाम्पल कि CBDC के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज currency and people are opposed to it because then it will not be like, there will not be any privacy. So Indonesia's this move is also in those lines jahan pe Indonesia wants to completely regulate the crypto space, which is going, let's say, 1 or 2 steps ahead of much more advanced economies like Singapore, Japan, US, etc., where crypto is regulated and an asset class. Some places like UK, it's already regulated as payments as well under the payment acts. But Indonesia mein, they just want to allow users to use crypto as an asset rather than any kinds of payments or anything else. So this is in one way good news because regulation is very clear, but very regressive because payments is one of the advantages of crypto, especially using stable coins. So अगर government उसको embrace नहीं कर रही है because of dollarization of the economy, I think they must be having some idea कि किस तरीके से they might use blockchain and their Indonesian rupiah to leverage payments. So let's see how other countries react to this news. Thanks to our fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto exchange from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC, or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX BitCheck, which escrows your funds with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Link in the comments below.
Coming to our next news, which is again a possible exploit. So ETH Omnipool might be under exploit, and Conic Finance is exploring it. Let's hope that the exploit is just false, and अगर कोई exploit हुआ भी है, the exploit shouldn't be big enough. Hopefully we will keep this in mind in the next update so that we can tell our viewers कि exactly क्या चल रहा है. और एक मज़ेदार न्यूज़ में जो कि है टेस्ला को लेके. तो टेस्ला ने जैसे लास्ट दो साल पहले दे सेड दे कैन एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड डॉज कॉइन फॉर सेलिंग टेस्लास. तो दे स्टॉप डूइंग इट आई थिंक आफ्टर 6 or 8 months or 9 months. पर the source code was not updated as of early January 2023. And this means basically anybody who wants to pay using Bitcoin and Dogecoin were still eligible to pay. But it's just that officially they were not taking it. So till now there is no news कि ऐसा कोई पेमेंट किया है किसी ने टेस्ला में using Doge and BTC after they stopped it. But if somebody has done, it will be interesting to know how Tesla deals with this situation. I think Krish, they have already been preparing कि पहले बोल देते हैं कि now this is not legal. Once the next bull run comes in, they will be like, okay, we are ready to take We are ready to Bitcoin and take it. Dogecoin. Yeah, so that's why they Maybe haven't that's the probably. case. Yeah, they have not probably. Actually, I think they already have the holding at a very good price. Now, if they come up with this kind of conclusion or this kind of statement that okay, now we are ready to accept the payment, accept करेंगे in forms of Dogecoin and Bitcoin, तो फिर क्या होगा? एक sentiment बनेगा market में. तो ये हो सकता है कि Tesla already made like $900 million roughly in the last bull run by buying BTC low and selling it at higher price. I don't know right now what is their BTC holding. We can look into it later. But for now, I think they are just doing it in a very wait and watch policy क्योंकि globally क्रिप्टो को लेके पॉलिसीज काफ़ी चेंज हो रहे हैं. जैसे आपने देखा कि इंडोनेशिया में पेमेंट्स इज बैन. So basically, in some other countries, this will be considered as a payment, right? Because at the end of the day, Tesla is getting directly paid using crypto. अगर Tesla यहाँ पे कोई third party use कर रहा है, जैसे for example Coinbase, then it's a different story. कि Tesla is having an account, it's getting paid, and Coinbase is giving them US dollar, right? So then it's not taking payments in crypto. So there are some legalities around it. I think Tesla is going through that discovery phase. जहाँ पे वो लीगलिटीज को लेकर डील कर रहे हैं अभी. और जब पेमेंट्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो बहुत ही एक रिग्रेसिव न्यूज़ है जो कि कुवैत को लेके है. सो कुवैत हैज़ बेसिकली बैंड क्रिप्टो एज अ फॉर्म ऑफ एसेट, एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, फॉर क्रिप्टो माइनिंग, बेसिकली फॉर एवरीथिंग. पर क्लैरिटी ये नहीं है कि अगर कोई ऑलरेडी क्रिप्टो होल्ड कर रहा है देन व्हाट विल इट बी कंसिडर्ड एज. For example, in China, if you hold crypto, it is still an asset. You're just not allowed to trade, but you can still hold crypto as an asset. तो यहाँ पे ये clarity नहीं है कि किस तरीके से if you are holding crypto, what will you be then allowed to do? Will you be allowed to sell it in certain period of time, or will you not be allowed to do any kind of activity using that crypto until further regulation? So this is a very regressive move in the crypto space. एंड मूव्स की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूव ऑफ अराउंड 30% इन 1 वीक जो कि MakerDAO ने दिया है. तो MakerDAO बेसिकली हैज स्टार्टेड टोकन बाईबैक्स. तो दे आर बाइंग बैक टोकन बिकॉज देयर buffer has exceeded over 50 million. So now they are probably going to buy back tokens on a weekly basis until their buffer is at equilibrium. So basically probably they are going to buy back tokens worth $50 million on a week basis or maybe more. But speculations because of this has moved the prices like crazy, जो कि Shovik will cover in our next segment जहाँ पे he is going to talk about BTC, ETH and movements of MakerDAO. Shovik, up to you. Okay, hi. तो जैसे कृष्ण ने कहा MakerDAO का जो अपडेट्स है उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में क्या आया है, थोड़ा सा पहले वो वाला चीज देख लेते हैं, फिर आप लोग आएंगे कि BTC और इथेरियम में प्राइस मूवमेंट क्या है. तो ये है हालचाल. देखिए बायबैक की वजह से कहाँ गया है. ठीक है, डेली चार्ट है MakerDAO का.
तो ये जो कैंडल्स बन रहा है ना, और यहाँ पे 2-3 चीज नोटिस कीजिए। देखिए बायबैक जो है, बायबैक यहाँ पे आके अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन पोजीशंस जो बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था ना, वो यहाँ पे हुआ था। तो इसीलिए क्या है कि मार्केट में अगर कोई भी एक्टिविटी होता है और कोई भी न्यूज़ आता है जो कि पब्लिक डोमेन में आ रहा है, तो आप ये जान के रखो कि उसका पोजीशंस जो है ना, बहुत पहले से वो बनना चालू हो गया है। क्योंकि होता है ना कि एक कंपनी बायबैक कर रहा है, तो उसका इंटरनल जो मैनेजमेंट है, उन लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों का तो डिसीजन है ना बायबैक करना। तो फिर वो लोग क्या होता है, ये मैं मतलब ऑफिशियली कह रहा हूँ, बायबैक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, पर क्रिप्टो मार्केट में क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग या इस तरीके के लॉज नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, एंड इफ पीपल आर नॉट एबल टू प्रूव कि समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट समवन। कुछ कंट्रीज में जैसे यूएस में, जापान में, सिंगापुर में, यूके में लॉज आर वेरी क्लियर, सिक्योरिटी लॉज अप्लाई। तो वहाँ पे अगर कोई ये काम कर रहा है तो इफ ही इज कॉट ही विल बी प्रोसिक्यूटेड और जेल्ड और फाइंड हेवीली। बट इन जनरल इन अदर कंट्रीज दिस विल प्रोबेबली नॉट मैटर सो मच। या शौविक, थैंक यू। तो फिर आप लोग इंडिकेटर्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से देखो, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग भी कर रहे हो। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है बहुत लो है, अचानक से यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और काफी लार्ज वॉल्यूम में बाइंग वगैरह चल रहा था, बाइंग सेलिंग जो भी है। तो आप लोग इधर प्राइस एक्शन में देखो, लेकिन प्राइस एक्शन में उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एक्चुअल फर्क यहाँ पे हुआ है, यहाँ से रैली स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट 28-30% रैली जो है वीकली दिया है। ये हो गया मेकादाओ का। तो ये जो आपने कहा कि काफी बाइंग सेलिंग हुआ है बट वॉल्यूम इफेक्ट नहीं हुआ है, ये इस कारण हुआ है कि मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइंग सेलिंग हैपेंस थ्रू ओटीसी ब्लॉक्स। तो कोई भी बड़ा बाइंग, कोई भी बड़ा सेलिंग डजंट हैपन ऑन एनी एक्सचेंजेस बिकॉज दैट विल मूव द मार्केट एंड बहुत बड़ा स्लिपेज हो जाएगा। तो जो भी बाई कर रहा है, जो भी सेल कर रहा है, दे विल बी एट अ लॉस। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ दिस डील हैपन थ्रू ओटीसी। तो जैसे शौविक ने कहा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू नोटिस कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है ट्रेडिंग में, बट उस हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ रहा है। सो दिस बेसिकली मीन्स मार्केट इज गोइंग टू गिव अ वेरी शार्प अप मूव और अ डाउन मूव। हाँ, मेकर के बाद अभी हम लोग आते हैं लिंक में। लिंक का भी जैसे कि एक अपडेट आया है, तो लिंक में भी देखिए प्राइस मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा देना स्टार्ट हो गया है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन जो लोग ट्रेडर है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, उन लोगों के लिए ये करना है कि ऊपर का एक लेवल मार्क करके रखना है, जो कि क्या है 9.2। उसके ऊपर ही आप लोग एक्यूमुलेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है लिंक जैसे कि इधर हुआ था ना, कि देखिए 22 मई से लेके अभी अगस्त तक इसी जोन में फंसा हुआ है लिंक। तो फिर आप लोग क्या है, ये बेस बिल्डिंग हुआ है, बेस बिल्डिंग का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके ऊपर उसको जाने दो, फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो। तो क्या होगा, मतलब आप लोग का कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। नहीं तो फिर ये होगा कि यहाँ पे फिर से 1 साल और बिता दें, तो फिर आपका जो है ना पैसे इधर फंस सकता है काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम के लिए। क्योंकि देखो ये न्यूज़ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, जो नहीं आया था पहले, जो लोग इधर पोजीशन पर आएंगे वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लिए होंगे, लेकिन अगर एक बार आ चुका है ना, तो फिर उसमें क्या है, उसमें और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे जैसे होता रहेगा, उस तरह से इधर भी प्राइस में आपको एक्शंस वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया लिंक का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बीटीसी में। जैसे कि वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा एक चीज़। ये वाला वॉल्यूम का आप थोड़ा सा देखिए। आज बेसिकली वॉल्यूम ही दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बना है, मतलब प्रीवियस वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप बोल सकते हो। तो फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ, इधर भी आप देखो वॉल्यूम बना, तो इधर भी थोड़ा सा रैली स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, लेकिन प्राइस एक्शन में देखो अब क्या हुआ है। प्राइस एक्शन में कुछ फर्क आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि वॉल्यूम इधर से लगभग डबल ट्रिपल आप मान सकते हो कहीं कहीं कुछ टाइम में। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इतना मतलब वॉल्यूम में कौन ट्रेड कर रहा होगा। आपको लगता है कि एक रिटेलर का मतलब, रिटेलर एज ए ओवरऑल रिटेलर का मतलब इतना पावर होगा कि इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे कैंडल्स वगैरह बनाए और इतना वॉल्यूम में ट्रेड करे। So basically these are all mostly OTC trades which big institutions are doing, like MicroStrategy या फिर BlackRock या फिर Genesis. So these are all the big companies जो कि block trades में JP Morgan
तो जो कि ब्लॉक Yeah. ट्रेड्स में क्रिप्टो खरीद रहे हैं एट थ्रो अवे प्राइसेस, एंड दे आर बाइंग इट एक्चुअली फ्रॉम द वीक हैंड्स, and we are just waiting for the up move to start, and they are also, I think, waiting for it because most of the accumulation has already Is been done. Yeah, yeah, तो it's already अभी done. जो होगा, हाँ, तो अभी जो होगा इट्स लाइक गोइंग टू बी अ वेरी शार्प मूव और शार्प मूव डाउन, जहाँ पे फिर से accumulation स्टार्ट होगा. So I think यहाँ पे there is a देखो huge chance कि थोड़ा बहुत डाउन मूव आए, and before that the accumulation will keep on carrying on. That's my view. या एक्चुअली देखो एक्यूमुलेशन जो है ना, क्रिस जो कह रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो चुका है उन लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा. तो अभी क्या होगा, अभी थोड़ा बहुत मिड टू स्मॉल मतलब स्मॉल प्लेयर लोग जो हैं वहाँ पे ट्रेड वगैरह कर रहे हैं. तो ऊपर का लेवल का जो रेजिस्टेंस है ना, उसको तोड़ के एक बार फिर से जब जाएगा तब आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गया है. तो वहाँ पे फिर से वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे. तो मेजोरिटी पोजिशंस यहाँ पे बन चुका है और फिर आगे जाके थोड़ा बहुत करके बनना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी बीटीसी का हम लोग वीकली देख लेते हैं. जो हमारे वीकली ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए क्या रहेगा. तो जैसे कि लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था कि 31,450 उसके ऊपर तो क्लोजिंग नहीं हुआ, नीचे की तरफ आ गया. लेकिन नीचे की तरफ मैंने एक चीज मार्क करने के लिए बोला था, 29,500 का लेवल और वीकली क्लोजिंग उसके नीचे. अभी तक जो है वीकली क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आया है, ये वीक बना है. ठीक है, और ये डेली है. तो वीकली अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये अभी बन रहा है. जस्ट हाँ, यहाँ पे कैंडल बन रहा है. तो इसका जब क्लोजिंग हो जाएगा इसके नीचे, तब आप लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट पोजीशंस पे जा सकते हो. उससे पहले नहीं. उससे पहले वही है कि ग्रिड ट्रेडिंग ही बेस्ट ऑप्शन है. एक रेंज के अंदर रह के वहां पे ट्रेड करो. ठीक है, ये हो गया बीटीसी का. और नेक्स्ट देख लेते हैं इथेरियम का. इथेरियम का जो है 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है वीकली बेसिस पे भी और डेली टाइम फ्रेम में भी. डेली टाइम फ्रेम इसको अगर चेंज करते हैं हम लोग तो फिर देखेंगे ये 50 EMA के ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है. तो जब तक इसके ऊपर है तब तक तो ठीक है. यहाँ पे और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब ये सिनारियो होता है ना कि 50 EMA और 100 EMA ये दोनों बहुत पास और बहुत नजदीक आ जाता है, तो आप मान सकते हो कि वो एक बहुत अच्छा बेस का फॉर्मेशन, मतलब बेस फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन है. ठीक है, तो ये जितना नजदीक आते जाएगा ना उतना बेस बहुत अच्छा बनेगा. ठीक है, जितना दूर रहेगा उतना आप मान सकते हो कि एक EMA को अगर तोड़ता है तो बहुत जल्दी वो दूसरा EMA तक पहुंचेगा. ठीक है, तो ये दो फैक्टर आप लोग मार्क करके रखो. और नीचे का लेवल जैसे लास्ट टाइम ने दिया था उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है. तो ये हो गया ईथर का. और डॉट का भी एक बार देख लेते हैं हम लोग. पोल्काडॉट, अभी पोल्काडॉट 2.0 लॉन्च होने वाला है. तो मैं इस वीक में डॉट या तो मैंने सोचा कि मैं व्यूअर्स को एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए 2 EMA का एक क्रॉसओवर बन रहा है, अभी तक बना नहीं है. तो आप लोग वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखो. तो जब ये इवेंट हो जाएगा या फिर अगर होता है तो फिर इसमें प्राइस मूवमेंट आप लोगों को दिख सकता है. ठीक है, तो फिर इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके आप लोग मॉनिटर करते रहो. दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you, Shovik. So with this, we will come back to some of the other news that we would like to cover, starting with BNB burn. तो जैसे कि बहुतों को पता है एंड उससे भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, BNB has issued 200 million tokens back in 2017, and उसके बाद they are doing every quarter burning. तो this quarter they burned almost 2 million BNBs. So this burning will continue from 200 million, so that half the token supply is gone and they only have 100 million. So ये 200 million में 100 million tokens was kept with Binance team and ecosystem, and the rest 100 million tokens I think was sold out for private and public sale. तो देख लेते हैं कितना tokens है अभी मार्केट में. तो as you can see कि currently the total circulating supply is 153 million. तो 154 million let's say. तो 46 million plus tokens has been burned in 24 burning events. तो जब तक 100 मिलियन टोकन नहीं हो जाता दे विल कीप ऑन बर्निंग दिस एवरी क्वार्टर. ये तो अच्छा न्यूज़ है मोस्ट होल्डर्स के लिए. बट क्वेश्चन ये आता है कि जब 100 मिलियन टोकन तक बर्न हो जाएगा, देन हाउ विल बिटकॉइन BNB मेंटेन इट्स सिक्योरिटी. क्योंकि एज पर validators are concerned, there is only 12 validators roughly in the BNB chain.
and all of them are close associates of CZ and Binance. And इससे क्या होता है कि it's very very centralized compared to other chains, and security is not a big issue क्योंकि only 12 validators are there, and they'll be able to control it all the time. तो इस कारण even if BNB is going to 100 million tokens, I feel BNB will not start any policies जहाँ पे they have to bring an inflation year on year for their security. But this is not the case for chains which are either very decentralized or somewhat decentralized. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग हमारे अगले न्यूज़ में आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था कि यू नो Polygon Matic is going to change to Pol tokens. So Pol tokens is actually covering 3 governance pillars, जो कि है protocol governance, smart contract governance और community treasury governance. And because of all these, and because of each token can be used as validators for all the different layer 2s, like ZK Sync layer 2s, or Polygon ZK Mumbai, EVM, supernets, all the things. supernets, all these things. तो इसीलिए they have to incentivize these validators somewhat so that they can stake the token. For this reason, they are bringing in 2% inflation after the 10 billion tokens that Polygon has is completely unlocked in the market. So I think by 2027-28 this will happen, and uske baad people will have 3-4 years time to change their Matic to Pol, and then the inflation will start. So this is a very strong incentive model, क्योंकि यहाँ पे whoever is holding the tokens, they are both participating as validators if they want in all the tokens and getting value accrued, plus validators के लिए भी 2% inflation है, so they have an incentive to keep their tokens locked. So this is a good sign, and I think they have thought it well, so that at the end of the day everybody is in sync and in line with the long term goal. तो ये दो मॉडल हो गया जहाँ पे एक साइड में बाइनेंस है जो कि बर्निंग कर रहा है एंड दे विल कीप ऑन बर्निंग टिल 100 मिलियन टोकन. दूसरे साइड में पॉलीगॉन है जो कि यू आर ट्राइंग टू डू पॉलीगॉन 3.0, जहाँ पे पोल टोकन्स विल बी inflating 2% yearly after the first 10 billions are done for the next 10 years. And उसके बाद community can decide कि आगे they want to do it or not. And ये इसलिए अच्छा न्यूज़ है क्योंकि देन सिक्योरिटी के लिए the people who are holding पॉल टोकन्स will not have to worry about, जो कि बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा इश्यूज है, क्योंकि जब बिटकॉइन माइनिंग प्लस फीस will be less than let's say the mining fees, so at that point of time there will be no incentive for miners to keep on mining bitcoin, क्योंकि mining fees plus fees जो उनको मिल रहा है that is much less than the fees that than the money that they are spending to mine the bitcoin. तो एक security concern हो जाता है, and I think there are multiple times people have talked about it. So let's say from 2010 when roughly 40% of the bitcoin valuation or bitcoin supply was there. bitcoin valuation was used for the security side. तो मतलब समझ लीजिए bitcoin का प्राइस 10 रुपया था, तो 4.2 4.5 INR for example was used for the security purposes, जो कि अभी है around 1.5. तो अगर बिटकॉइन का प्राइस है लेट्स से 100,000, तो ओनली 1,500 इज बीइंग यूज्ड. तो सिक्योरिटी लेके काफ़ी इश्यूज है बिटकॉइन में, जो कि मूविंग फॉरवर्ड इफ पीपल आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व इट इन अ मैनर, द प्राइस ऑफ बिटकॉइन विल कीप ऑन इन्फ्लेटिंग लाइक क्रेजी until a certain point when you have to pay let's say 20% of the amount that you are holding in bitcoin for just the fees to make the miners validate for you. So this is a chicken and egg kind of problem ki do you inflate the supply of bitcoin after 21 million, or do you just keep on increasing the price of bitcoin and people have to pay a very hefty sum whenever they want to send asset across. So Sam, what do you think will happen कि like BNB and Polygon में
this is happening. So what do you think will probably happen for the case of Bitcoin? So for the case of Bitcoin, like whatever I have learned और मैंने जितने लोगों से बात किया अभी तक, so people are always like कि जैसे जैसे हार्वनिंग होता जाएगा तो वो जो फीस है जो उनको मिल रहा है पर बिटकॉइन का वैलिडेट करने या माइन करने के लिए तो कम होता जाएगा. सो बेसिकली एट अ पॉइंट जैसे आपने कहा सेम चीज़ होगा कि एक फीस इतना हाई हो जाएगा सो पीपल विल नॉट बी यूजिंग बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट. बट जैसे हम लोग घर पे गोल्ड रखे रहते हैं और दे विल बी होल्डिंग इट एंड इफ दे वांट टू सेल, हो सकता है वो हार्डवेयर वॉलेट के साथ ही सेल कर दे रहे होंगे बिटकॉइन को ताकि उनको फीस ना लगे. एंड which is wrong because these people will have backed up the passphrase, right? तो हार्डवेयर वॉलेट के साथ सेल करने के बाद भी you keep the passphrase so you can Yes. move the money out. right, so that's the thing. But the fees will be so high क्योंकि उसको चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज बहुत ज्यादा फीस होने से तो सपोज इतना टाइम से वो लोग होल्ड कर रहे हैं, इतना टाइम से वो लोग रखे हुए, so if the fees is so much so people will not be able to liquidate that thing, right? So उस समय पता नहीं कुछ मैकेनिज्म हो सकता है. उससे एक चीज हो जाएगा कि you probably will have a lot of companies, centralized companies, where you can put your Bitcoin as collateral and you can take loan. So that is something which probably will happen क्योंकि people will not be willing to sell it with 20% haircut जहाँ पे उनको 20% Bitcoin just या 10% Bitcoin just फीस के हिसाब से देना पड़ रहा है. And this will happen maybe after 3 cycles or 4 cycles. So basically, let's say each cycle is 4 years. So after 12, 16 years, 20 years, we will see this kind of a problem जहाँ पे security spend will be like 0.0 something percent, and it doesn't make sense for the miners to mine because the price of mining and the cost of mining and the rewards that they are getting are not really balanced. Right. So इसीलिए I think कि Ethereum and all the other chains that are making Dominance. Ethereum market dominance जो है ना यहाँ will be getting वो खत्म higher हो and जाएगा. higher for market dominance. And इसी side में Linea has launched their mainnet alpha, and their objective is also like to make Ethereum more scalable, and this is their ZK EVM rollup. So multiple rollups are going to come, ZK EVM rollups are going to come, supernets are going to come, subnets are going to come. So all these will make the Ethereum ecosystem much stronger. जहाँ पे Ethereum will be like considered as Swift, and all the others will be like small financial institutes who are using this network for securing their own ecosystem. So that is how you can consider crypto moving forward. And this is why Ethereum will be a very strong asset for the long term क्योंकि they have a lot of things positive going in for their favor. हाँ सैम आप कुछ बोल रहे थे. राइट. सो आपने जैसे अभी बात कर रहे थे ना बिटकॉइन का, सो बिटकॉइन इज लाइक जैसे जैसे टाइम जा रहा है बिटकॉइन का जो इंसेंटिव्स था वो कम होते जा रहे हैं. बट वैरएज अगर इथेरियम पे हम लोग देखते हैं तो इथेरियम पे बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि जेट के ईवीएम्स बन रहे हैं, लेयर 2s बन रहे हैं, और उस पर हम लोग कम्युनिटीज़ और गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें कम्युनिटी जैसे आप लीनिया का बात कर रहे थे, सो लीनिया ने शायद यूट्यूब स्पेस ऐसा कुछ किया था ऑन देयर मेननेट लॉन्च. सो उसमें उन्होंने कहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक अराउंड something 400 to 500 million people have participated in their testnet only. No, 5.5 million unique wallets and 46 million transactions. So which is like almost 10 times the transactions. So each wallet has done probably like 9 or 10 transactions. Yes. So और ऊपर से डैप्स भी बहुत सारे थे इसमें, जैसे कि इनका जो टास्क थे फॉर द टेस्टनेट, तो बहुत सारे डैप्स भी डिप्लॉय हुए. सो अगर लीनिया कर रहे हैं सो बाकी भी जो L2s आ रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, एंड देयर आर प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ देम. And I think the community is also very active on this space and they are participating, maybe due to airdrops or some future incentive model. But we can see like many people participating in, they're giving feedback, giving suggestions and making the system more stronger, जो कि बिटकॉइन में शायद हम लोग नहीं देखे अभी तक. एक चीज जो है जो बिटकॉइन के फेवर में है, जो कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में नहीं है, वो है बिटकॉइन इज ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड. तो इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फाउंडर नहीं है, कोई फाउंडिंग टीम नहीं है. एंड yes, mining centralization is a problem, but this is a truly decentralized currency or asset on blockchain. So this will still be very, very desirable for a lot of people because then the government cannot come and take it away.
जैसे इथीरियम में इफ यू आर कीपिंग योर मनी इन इथीरियम वॉलेट, government can ask the MetaMask wallet to freeze your account, or if you are using USDC USDT, government can actually freeze your account. तो सभी के साथ ये नॉन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम है, बिकॉज टू एवरी एक्सटेंट ऑल द अदर क्रिप्टोज आर नॉट रियली एज डिसेंट्रलाइज्ड एज बिटकॉइन. तो बिटकॉइन के फॉलोअर्स या बिटकॉइन के मैक्सीज तो रहेंगे ही, क्योंकि दिस इज अ वेरी strong point for a lot of people who really believe in decentralization. But then it will become more like an asset, जैसे हम लोग कह रहे थे. It will not be used for transactional purposes, or this will not be used for any kind of payments, or using it for DApps, etc. etc. So ordinals का जो experiment था, I think that will fade out, because it's really very costly to actually use Bitcoin blockchain for any kinds of payments or anything, unless that NFT itself has a lot of value, or that smart contract itself has a lot of value. It doesn't make sense to give so much payments when you can, so much fees, when you can do the exact same thing in other chains for a fraction of that cost. क्रिस, मैं यहाँ पे एक एनालिसिस शेयर करना चाहूँगा. एक्चुअली बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है ना, वो काफी लंबे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो वो धीरे धीरे आप लोग देखते जाते हैं कि एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है. मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा. सैम, कुड यू प्लीज हेल्प मी ऑन दैट? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ग्रोथ साइकिल जो है ये है पैराबोलिक कर्व, ठीक है. तो आप देखिए प्राइस मूवमेंट जो हो रहा है ना, आप लंबे टाइम फ्रेम में देखिए, उसमें क्या है एक्चुअल पिक्चर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये आगे जाके बिहेव कर सकता है. तो फर्स्ट जो हाफिंग है या फिर फर्स्ट ग्रोथ साइकिल जिसको आप कह सकते हैं, उसमें देखिए, उसमें हाँ, तो मतलब बेसिकली द प्राइस मूवमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर, जहां पे ऑलमोस्ट 10x का ग्रोथ है. तो दिस इज अ लॉक कर्व, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कर्व. तो पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो जितना परसेंटेज आपका गेन हुआ है ना, जितना मल्टीफोल्ड रिटर्न बना है, ये जो फेज है या फिर ये जो साइकिल है, उसमें उससे कम बना है. फिर नेक्स्ट में उससे और भी कम बना है, और फिर ये वाला अभी चल रहा है, ठीक है. तो इसमें देखिए ऊपर की तरफ तो मैं कोई टारगेट वार्गेट नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा. लेकिन अभी इस पोजीशंस पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे ऊपर तक का जो लेवल है वो यहाँ तक जा सकता है. लेकिन आप ओवरऑल अगर देखोगे ना, तो ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे जो है ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है धीरे धीरे. तो फिर आगे एक पॉइंट में जाके क्या होगा, ये जो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मार्केट डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, वो एक फ्लैटिश टाइप का नेचर यहाँ पे दिखा सकता है. करेक्ट, बट ये पैराबोलिक कर्व है वंस अगेन. तो पैराबोलिक कर्व में इफ यू आर इवन मूविंग अ डेसिमल पॉइंट, दैट इज लाइक 10x कंपेयर्ड टू द नॉर्मल कर्व. तो लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि प्राइस एक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, but compared to stock market or any other financial market in the traditional finance, this is even giving you every year 2.2x growth, considering from 2012 2010 to 11 to 2022. So 2x growth in any financial asset is a huge growth. So that's why दिखावे पे मत जाओ, क्योंकि चार्ट्स तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक कि कंपेयर टू व्हाटएवर इज अवेलेबल टू यू. आप क्रिप्टो में क्यों आते हो? बिकॉज यू कैन गेट मोर रिटर्न्स आउट ऑफ इट. सो ऑफ कोर्स द रिटर्न्स ऑन बिटकॉइन इज प्रोबेबली lesser compared to other riskier asset. Of course you cannot compare Bitcoin to Pepe, क्योंकि Bitcoin will be there 10 years down the line, Pepe might not be there 10 years down the line. So one is gambling, one is asset investing. Both are different things. अभी Pepe बहुत सारे के watch list से चला गया है मेरे हिसाब से. So this is the thing, right? You have to consider same assets. So Bitcoin is like digital gold. So you have to consider if you are investing in gold, how gold is appreciating and it is a hedge against inflation. So Bitcoin is also similar to that. If you're investing in Bitcoin, it's giving you much higher APYs, much higher returns compared to if you're just investing in gold. And it's also very easy for you to store it. So all these advantages and disadvantages will be there. Maybe we can do a separate video on this sometime later. सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स XREX, एक फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसके कारण ये शो संभव हो पाया है. 2020 से XREX हमारा पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है. अगर आपके पास XREX अकाउंट नहीं है
तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। XREX ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USDT, USDC, यहाँ तक USD द्वारा भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। XREX एक्सचेंज में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी XREX वॉलेट में फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी XREX ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फ़ीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है जिसमें आप ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। But let's move on to the other videos of the day. Sorry to cut you, Sovik, but I think No, it's absolutely fine. people whoever are investing in crypto, they already know the pros and cons. We are just informing the market key what is going to happen if there is not enough spend on security, what is going to happen moving forward. That was the viewpoint. So Arkham has started its Docs to Earn platform. Docs to Earn is basically where you pay money to know the wallets where others are holding. So submissions since debut includes finding Elon Musk's wallet and MicroStrategy's wallet. So this is something which I was worried about, and I also told in my last podcast with Sam and Sovik कि किस तरीके से this is not a very healthy thing to do, because the whole point of decentralization is you should not be doxing others unless under special circumstances. जबकि कोई हैक कर रहा है या कोई phishing activities है etc. You should not dox other people's wallet. Like I should not go and dox Arkham CEO's wallet and say, hey, this guy has actually done these things, because that's his privacy. तो privacy लेके काफ़ी concerns है, and I think moving forward people may or may not be very interested in going to this unless they are scammers, or unless, let's say, they really have some pressing need. Chris, what about the government? देखिए, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली जैसे इनके एक इन्वेस्टर है, दे डायरेक्टली वर्क विद द CIA, तो दिस इज इन देयर फेवर, क्योंकि whoever is getting doxed, Exactly. they just take the information and pass it to the government. So this is in their favor. A lot of government will want to have this kind of platform co-work with them, because then the government can say, hey, this is a public information. I have not even sleuthed for this information using chain analysis or TRM or anything. तो इसका एक एनालॉजी भी देना चाहूँगा, छोटा सा एनालॉजी है कि let's say when you are doing a crime, you have to prove the crime so that you can go and tap the person's phone records or anything, right? तो there is a protocol around it. कोई भी किसी का भी phone call tap नहीं कर सकता है. तो similarly अगर कोई किसी को wallet गवर्नमेंट को जानना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट हैज टू प्रूव कंक्लूसिवली कि इसने हैक किया है या इसने कोई गलत काम के साथ एसोसिएटेड है, देन ओनली दे कैन डू इट. बट आर्कम को आने के बाद ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट कैन जस्ट टेल देम दैट हे दिस इज द थिंग आई वांट टू गेट, एंड एनी इंडिविजुअल कैन डू इट, एंड वंस द डेटा इज ऑनलाइन, गवर्नमेंट कैन जस्ट पे द मनी एंड गेट द डेटा. तो फ्री में मिल जाएगा गवर्नमेंट को, एंड दिस इज आई थिंक अ वेरी बैड प्रेसिडेंट. तो with this we move on to our next news, जो कि है Polkadot को लेके. Polkadot is probably thinking of launching Polkadot 2.0 because according to Gavin Wood, who is CEO and founder of Polkadot and Ethereum, so he said कि the economics of parachain auctions are not working out. तो इसका मतलब ये है कि parachain auctions के लिए जो भी पैसा दे रहे थे, जितना भी पैसा दे रहे थे, they may or may not be able to recoup it in a certain given amount of time. So this will become much less viable. So they are thinking of how to change this dot economics so that everybody is incentivized. So once again the same thing कि जिस तरह से Matic Polygon में Polygon में convert हो रहा है, maybe dot will bring up with some new tokenomics जहाँ पे they will try to incentivize all the
dot validators in a much efficient manner, and parachain auctions will probably then be like a one-off thing, and you can use dot ecosystem for your security, but for building you can do whatever you want, not just modify some of it. So it's just all speculation. So things will move in this manner, I think, for at least a few quarters. Then only we will have some clarity around it. तो इसके साथ दिन के आखिरी न्यूज़ में, जो कि है एक सिंगापुर के ए स्टार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना एक लेयर 1 सोल्यूशन लॉन्च किया है, जो कि हेला. सो विद दिस वी कैन सी दैट researchers and scientists in institutes launching layer 1s, which is a very bullish thing crypto space में. जब मैं 6-7 साल पहले आया था क्रिप्टो में, तो I would never have imagined कि you can now do a PhD in blockchain, and you can be working in a layer 1 project. So basically this is what these people are doing, who are working on cryptography, economic models, etc., to come out with their own layer 1 layer 2 solutions, or some blockchain smart contract solutions. So world is moving to a place jahan pe crypto and blockchain is not a stigma anymore, and it's just mainstream. It's just going to get mainstream more and more. Yes, governments will try to block innovations which is not in their favor, which is trying to take people out of their total control. इसीलिए चाइना में गूगल बैंड है, इसीलिए you have to use VPN in Qatar, Saudi Arabia, Dubai, all these places, even if they are so advanced. इसीलिए CBDCs are going to get launched. But at the end of the day, you will also have a lot of interesting things coming out from research institutes, which is going to make life much more streamlined for the normal people. तो इसी के साथ हम लोग आज के पॉडकास्ट पे एंड पे आते हैं, एंड विद दिस आई विल गिव इट अप टू सैम. राइट, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. बट बिफोर गोइंग, लाइक क्रिश, आपको एक चीज़ लगता है कि लाइक अभी इतने सारे लेयर 1 लेयर 2s, इतने सारे ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं, मेरे को कभी कभी लगता है प्रोजेक्ट से ज़्यादा ब्लॉकचेन से. सो व्हाट इज़ योर शोविक स्टैंड ऑन दिस? लाइक how much feasible is this model कि इतने सारे blockchains, इतने सारे L2s बन रहे, and is there a real need of all these L2s and L1s जो अभी बन रहे हैं, and सबकी मतलब sustenance पे आपको क्या लगता है कि long term अगर मैं 5-10 years में देखूँ, so how much of it will sustain? तो मैं पहले ही आता हूँ because I have a very small thought about this. Let's say all the blockchains are like individual entities which are working as banks. तो इंडिया में इतने सारे बैंक्स है, hundreds of banks है. Do you think there is a possible economics to have so many banks? Even if there are so many banks, how many people are still underbanked? So because there are people who are underbanked, because there is still money to be made, these banks are being launched. Similarly, because there are money to be made, only 1% of the or 1.5%, 2% of the total global economy is exposed to crypto, and even less is exposed to DeFi. So the chance of growth is very, very high. But moving forward, I think layer 1, layer 2s will be supported by layer 3s, जो कि composable blockchains, wherein security you are taking from layer 1, DeFi projects built you can take from layer 2, and composability you can take from layer 3, and scalability. So there is a chance that all these projects survive, and compared to banks, I think everybody is going to make money. Some will be very profitable, some will be not so profitable, and in this world, whatever is not profitable will die off sooner or later. So still now there is a huge scope. इसीलिए लोग अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे लेयर 1 हो गया, लेयर 2 हो गया, वॉलेट्स हो गया, ओरेकल्स हो गया, अभी भी इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि the upside is very huge, and nobody knows which project is going to survive and which project is going to be the numero uno. So chances are कि next 10 years में या next 15 years में we will have multiple projects which are either application specific. तो कोई DeFi के लिए अच्छा होगा, कोई NFT के लिए अच्छा होगा, कोई गेमिंग के लिए अच्छा होगा,
कोई जनरल पर्पस रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन के लिए अच्छा होगा. सो everybody will have their own niche, and some projects will just be facilitating other projects. So all the layer 2s will be facilitating Ethereum to be that, Swift like network, जहाँ पे that is ensuring कि सब अच्छे तरीके से काम कर रहा है. So इसीलिए layer 2s का भी बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है. Up to you, Shobik, what do you think? हाँ, एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर नया-नया मार्केट में आता है ना, तो उसको इस तरह से लिया जाता है कि काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट्स उसमें होता है। लेकिन विथ टाइम अगर इवॉल्व नहीं करता है ना कोई भी चीज़, तो धीरे-धीरे जैसे कृष्ण ने कहा ना कि फेड अवे हो जाता है। आप किसी भी फील्ड में ये चीज़ ले लो, तो आगे जाके ये हो सकता है कि ये डेफ़िनिटली होगा। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ब्लॉकचेन्स कुछ बचेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ उन्हीं लोग होंगे। कोई मान लो कि आप पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और आप मान सकते हो कि ये छोटा-सा कंपनी का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह का कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को वो सॉल्व कर रहा है। तो फिर उसके लिए जहाँ पे उन लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे ओपन ब्लॉकचेन में या फिर ओपन जिसका मतलब स्पैन जो है वो बड़ा नहीं चाहिए, मुझे छोटा ही चाहिए। तो उस तरह का एप्लीकेशंस के लिए वो लोग स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स वगैरह यूज़ करेंगे, लेकिन मेजरली जो ब्लॉकचेन्स होंगे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस होगा, और स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज होगा, जिस तरह से एक-एक कैटेगरी एक-एक पर्पस सॉल्व कराए, जो कि मेजॉरिटी जो एडॉप्शन है उसके हिसाब से मतलब वो चूज़ होगा। तो ये सिनेरियो आगे जाके हो सकता है। Right. So I think, guys, we are towards the end, and that was like my question, so that we get a fair idea about कि क्या blockchains जो आ रहे हैं उनका क्या सीन है, आगे क्या हो सकता है. And with that, I think we'll wrap it up for this week. Thank you guys for watching, and अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हम लोग के चैनल को, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग ऐसे और न्यूज़ और अपडेट्स आपके साथ लेके आ सकते हैं. So thank you guys for today. Keep watching and see you next week. Bye bye. बाय।